कल आर्टिकल 94 तक बात हो गई थी। आज देखो कुछ शब्द, कुछ पोस्ट हैं, कुछ पोस्ट व शब्दावली। सम पोस्ट एंड टर्मिनोलॉजी। देखो कुछ ऐसे हैं जो आपने पढ़ लिए हैं, कुछ ऐसे हैं जो बार बार या तो एग्जाम में आते हैं या आपके सामने आएंगे। जिसमें पहला है सदन का नेता, हाउस ऑफ लीडर या लीडर ऑफ हाउस। ठीक है, कौन होता है सदन का नेता? प्रधानमंत्री। अब देखो रे, एक चीज ध्यान रखना, प्रधानमंत्री लोकसभा से भी हो सकता है या राज्यसभा से भी हो सकता है, दोनों से हो सकता है। जिस सदन का ये नेता होगा उसी का, यानी जिस सदन का ये सदस्य है उसी सदन का ही नेता हो सकता है, दूसरे का नहीं हो सकता। तो लोकसभा जैसे अभी हैं तो नरेंद्र मोदी जी लोकसभा का चुनाव जीत के आए हैं, तो ये सदन के नेता हैं अभी। किसके? लोकसभा के। इसके बाद प्रधानमंत्री चाहे उसको दूसरे सदन का क्या कर सकता है, सदस्य सदन नेता घोषित कर सकता है। जैसे आज के दिन कौन है राज्यसभा का? बताइए। सदन का नेता वर्तमान में कौन है अभी? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे वो, जेपी नड्डा। तो 2024 में जो अभी 18वीं लोकसभा चल रही है, ठीक है, उसमें कौन है राज्यसभा के सदन के नेता? जेपी नड्डा। तो देखो याद करने का तरीका बताऊं। पहला, सदन का नेता जिस सदन का प्रधानमंत्री सदस्य होता है उसका हाउस ऑफ लीडर कौन होगा? खुद प्रधानमंत्री होगा। दूसरे हाउस के लिए प्रधानमंत्री किसी को भी रिप्रेजेंटेटिव घोषित कर सकता है, जैसे वर्तमान में किसको कर रखा है? जेपी नड्डा को। ठीक है, दूसरा होता है विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, विपक्ष का नेता। ये पहले पद नहीं हुआ करता था, यह पद देखो 69 में तो आया था, ठीक है, लेकिन इसको वैधानिक दर्जा कब मिला था? 1977 में। वैधानिक दर्जे का अर्थ क्या है? इसको क्या क्या पावर्स मिल गई? आज के दिन विपक्ष का नेता एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है रे। एक कैबिनेट मंत्री को जितने पावर्स, जितने वेतन भत्ते मिलते हैं वो सारे के सारे किसको मिलते हैं? विपक्ष के नेता को मिलते हैं। जितने जितने सारी सुविधाएं कैबिनेट मंत्री को मिलेंगे उतने विपक्ष के नेता को मिलेंगे। लेकिन विपक्ष के नेता बनने के लिए एक चीज फुल होनी चाहिए, किसी भी पार्टी के पास 10% सीटें कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे आज के दिन कितनी सीटें हैं लोकसभा में? 543। तो इसका 10% निकालो, कितनी सीटें आ गई? 54 सीटें मिनिमम होना अनिवार्य है। यदि आपके पास 54 सीटें नहीं है तो आप अपोजिशन के लीडर नहीं बन सकते हो। ठीक है, जैसे अभी अभी तक 2 कार्यकाल ऐसे हुए थे कांग्रेस के पास, किसी में 54 सीटें नहीं थी। ये पहला कार्यकाल है जिसमें विपक्ष बैठेगा। पिछले 2 कार्यकालों में मोदी के कोई से भी कार्यकाल में विपक्ष नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि किसी पार्टी के पास 54 सीटें नहीं थी। ठीक है, इस बार 54 सीटें हैं। तो आपको जो सबसे मेन बात याद रखनी है वो एक तो ये याद रखनी है कि अपोजिशन ऑफ लीडर बनने के लिए आपको कितनी सीटें चाहिए? मिनिमम 10% सीटें चाहिए, अर्थात 54 सीटें चाहिए। दूसरी बात, एक जो विपक्ष का नेता होता है वो किसके बराबर होता है? एक कैबिनेट मंत्री के बराबर। एक कैबिनेट मंत्री को जितनी सहूलियत दी जाती है, जितने पावर्स उसके पास होते हैं, जितने उसको वेतन भत्ते मिलते हैं, सारे के सारे किसको मिलेंगे? विपक्ष के नेता को मिलेंगे। ठीक है, तो ये दो हो गए जो चलाते हैं, जो जो एक तो क्या नाम है, सरकार को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा सरकार के अपोजिट को रिप्रेजेंट करता है। तो एक तो हो गया आपका आज के दिन तो विपक्ष नेता कौन है? राहुल गांधी। कौन है अभी? राहुल गांधी। और सदन में पहले में क्या, लोकसभा में कौन है? प्रधानमंत्री। और राज्यसभा में कौन है? जेपी नड्डा। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा नाम लिख रहा हूं ये आप पढ़ के आगे, और विप पढ़ के आगे, सचेतक विप पढ़ के आए थे। बता सकते हो क्या होता है विप? आज कौन लगा के आया ये परफ्यूम? हाँ, अरे विप कौन होता है?
हाँ, खोल ले खोल ले खोल ले, देख जल्दी जल्दी देख। कहाँ आया था ये विप, आया कहाँ था, इतना बता दो। हाँ, देखो रे, जितने भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, वो संसद में या विधानसभा में अपना विप घोषित करती हैं। ठीक है, जैसे किसी पार्टी के पास 10 सदस्य हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनमें से एक सदस्य, कोई भी एक सदस्य, वो विप होगा। उसके पास पावर क्या होती हैं कि सरकार कोई बिल ला रही है, ठीक है, उसमें आपको पक्ष में वोटिंग करनी है, विपक्ष में वोटिंग करनी है, ये निर्धारण कौन करेगा, विप करता है। अब जैसे इसने ये कह दिया, जो ये सदस्य विप बनाए, इस सदस्य ने ये कह दिया कि बाकी सबको कि आपको विपक्ष में वोटिंग करनी है, जो सरकार बिल ला रही है आज, उसके क्या करनी है, आपको विपक्ष में वोटिंग करनी है। किसी व्यक्ति ने, किसी भी सदस्य ने विप का विरोध किया और विरोध करके सरकार के पक्ष में वोटिंग कर दी, क्या कर दी रे, सरकार के पक्ष में वोटिंग कर दी, तो वो दल बदल का दोषी माना जाएगा। किसका दोषी माना जाएगा, दल बदल का। यदि कोई व्यक्ति सरकार विप का विरोध करते हुए सरकार के पक्ष में कोई कार्य करता है और उसे 15 दिन में वो पार्टी माफ नहीं करती है, कौन सी पार्टी, जिस पार्टी के सदस्य था, ठीक है, तो यह दल बदल का दोषी होगा और इसकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी रे, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, गुप्त मतदान, कुछ जगह गुप्त मतदान की प्रक्रिया चलती है रे, उसमें कभी भी व्हिप का कार्य नहीं होता। गुप्त मतदान में जैसा चाहे मेंबर वैसा चुना वोटिंग कर सकता है। ये मैंने आपको बताऊं कहाँ पढ़ाया था, 10वीं अनुसूची दल बदल कानून, वहां मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी कि यदि कोई व्यक्ति व्हिप का दोषी पाया जाता है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यदि राजनीतिक पार्टी उसे 15 दिन में माफ नहीं करती है तो वो दल बदल का दोषी होगा और उसे पार्टी से क्या, मेंबरशिप से क्या करना पड़ेगा, समाप्त हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो तीन तीन पद हो गए आपका, सदन का नेता, हाउस ऑफ लीडर, हाउस ऑफ अपोजिशन एंड व्हिप। अब वाले जो शब्द है ना आगे वाले, ये तो एक्चुअल में शब्द, एक्चुअल में पोस्ट है, जो मैंने अब तक आपको पढ़ाई है, तीनों की तीनों एक्चुअल में पोस्ट होती हैं, बैठती हैं संसद में। अब जो पढ़ाऊंगा वो कहीं बैठती नहीं है, टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, काम में ली जाती हैं। जिसमें पहला आता है छाया मंत्रिमंडल, शेडो कैबिनेट, छाया मंत्रिमंडल, शेडो कैबिनेट। अब तक भारत में एक ही बार बनाया ये, और ये बनाया था वसुंधरा सरकार ने, यहाँ यहाँ बनाया था गहलोत सरकार की अपोजिशन में। होता क्या है कि देखो रे, एक तो सरकार का कैबिनेट होता है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं अभी जो मोदी सरकार का जो कैबिनेट है वो है, ठीक है, इसके अपोजिशन में क्या करे विपक्ष, एक अपना मंत्रिमंडल और घोषित कर दे, इनके पास पावर्स नहीं होती। ठीक है, बस होता क्या है कि यदि ये कोई बिल लाते हैं, ठीक है, सेम बिल ये भी पेश करेंगे, ठीक है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। उसके होता क्या है, सरकार आप जनता आपस में तुलना कर पाए कि हाँ कौन बेहतरीन कर रहा है या कौन बेहतरीन नहीं कर रहा, या जनता को समझा पाए कि हाँ सरकार ने ये किया हम ये करते। ठीक है, तो यह परंपरा आज के दिन एक जगह चलती है रे, ब्रिटेन। ब्रिटेन में जब कैबिनेट बनता है तो कैबिनेट के अपोजिशन में कौन बैठता है, छाया मंत्रिमंडल की शेडो कैबिनेट भी वहां बैठती है। ये वहां की अवधारणा है। तो इसको इतना ही याद रखना है, छाया मंत्रिमंडल होता क्या है, जो सरकार होती है इसके विपक्ष में जो विपक्ष पार्टियां बैठी होती हैं, सारी पार्टियां मिलकर क्या बनाती हैं, कैबिनेट बनाती हैं, जो काल्पनिक होता है, उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, जितना जो सरकार कार्य करेगी वही कार्य वो करेंगे, जनता को समझाने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने जो किया है वो ये गलत किया है, हम होते तो ये करते। और ये अवधारणा कहाँ की है आपकी, ब्रिटेन की। इसके बाद में एक नाम आता है किचन कैबिनेट। अब देखो रे, किचन कैबिनेट, किचन अपने घर वाले किचन में हर किसी को जाने की अनुमति नहीं होती ना, उसमें एक तो जो अपने घर का होम मिनिस्टर होता है वो जा सकता है, इसके अलावा जो उसके नीचे वाले उत्तराधिकारी हैं वो जा सकते हैं, इसके अलावा हर किसी को नहीं होती ना। सेम बात यहाँ होती है। इस किचन कैबिनेट में शामिल कौन होता है, एक तो खुद प्रधानमंत्री,
और एक प्रधानमंत्री के एडवाइजर सलाहकार। अब देखो ये सलाहकार है ना, ये कोई मंत्री भी हो सकता है, जरूरी नहीं मंत्री हो ही, वो गैर मंत्री भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो मेंबरशिप हो ही, वो किसी को भी उठा के किचन कैबिनेट का हिस्सा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि किचन कैबिनेट में प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के जो मुख्य सलाहकार होते हैं, जो मेन एडवाइजर होते हैं, वो सारे व्यक्ति शामिल होकर क्या कहलाते हैं, किचन कैबिनेट कहलाते हैं। ऐसी अवधारणा कहीं नहीं चलती है, ये मीडिया के द्वारा चलाई जाती है। मीडिया कई बार आपको बोलते हुए दिख जाएगी ये किचन कैबिनेट के हिस्से हैं। कैसे कि कोई व्यक्ति क्या होता है, किसी व्यक्ति ना तो मंत्री पद है, कैबिनेट में बैठा है, ना मेंबरशिप है, लेकिन बराबर प्रधानमंत्री के बैठता है, और प्रधानमंत्री को जो एडवाइस देता है वो प्रधानमंत्री मानता भी है। ठीक है, तो वो किसके हिस्से में ले आते हैं, मीडिया वाले उसको क्या बोलते हैं, किचन कैबिनेट। तो पहला वाला छाया मंत्रिमंडल अवधारणा कहाँ चलती है, ब्रिटेन में चलती है। यहाँ राजस्थान सरकार ने एक बार वसुंधरा ने इसका प्रयोग भी किया था। ठीक है, और किचन कैबिनेट ये मीडिया के द्वारा लिया गया शब्द है। इसमें होता कौन है, शामिल कौन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार जो एडवाइजर होते हैं वो। लेकिन ध्यान रखना ये एडवाइजर कोई मंत्री हो भी सकता है, कोई मंत्री नहीं भी हो सकता, कोई मेंबर हो भी सकता है, कोई मेंबर नहीं भी हो सकता, कोई भी हो सकता है इसमें। जैसे मैं अब एक आपको बताऊं, उनका क्या नाम है, अरे रक्षा मंत्रालय के मुख्य सलाहकार है ना, क्या नाम है उनका, अरे अपने भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं उनको, हैं, हाँ डोभाल। अब डोभाल ना तो मेंबर है ना और कुछ है, लेकिन रक्षा मामलों में यदि प्रधानमंत्री को उसने कोई एडवाइस दे दी तो प्रधानमंत्री लगभग उसके एडवाइस मानते हैं। ठीक है, तो ना तो मेंबर है ना कैबिनेट में, कहीं भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुख्य सलाहकार में क्या होता है, शामिल होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा दो नाम और है, जिसमें एक नाम आपके एग्जाम में अभी आया था। पहला नाम है त्रिकुंस या त्रिशंकु, त्रिशंकु सरकार या संसद, हंग पार्लियामेंट। ठीक है, होता क्या है, किसी भी सरकार को बहुमत ना मिले, किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले, उस टाइम पे जो सरकार बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, त्रिशंकु, जो ऐसी अभी वर्तमान में है। ठीक है, सारी पार्टियों ने मिलकर बना रखी है, किसी एक पार्टी के पास बहुमत नहीं है। यदि पार्लियामेंट में या विधानसभा में, जैसे पार्लियामेंट में कितना है 202 और राजस्थान में कितना है 101, इस आंकड़े को कोई इंडिविजुअल पार्टी पार नहीं कर पाती है, तो फिर क्या करती है वो सात वाली पार्टियों को अपने साथ मिलाती है और मिला के फिर सरकार बनाती है। वो सरकार क्या कहलाती है आपकी, त्रिशंकु संसद या हंग पार्लियामेंट। ठीक है, दूसरा नाम आता है, इसको समझ लेना रे, ये समझ में आ जाए तो ही बड़ी बात है, लेमडेक 70, लेमडेक सेशन। ठीक है, समझना इसमें होता क्या है। अभी 2024 की बात ले लेते हैं, ये हर कोई मेनली होता नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये बहुत रेयर केस में ये घटना संपन्न होती है तब होती है, ये मान लेना बस। 2024 में ये मान लेते हैं कि लोकसभा के चुनाव हुए। ठीक है, इस लोकसभा का कार्यकाल पूरा होना था, कितने तारीख को रिजल्ट आए थे अपने, 4 जून को। मैं ये मान लेता हूं इसका कार्यकाल पूरा होना था कितनी तारीख को, 10 जून को। रिजल्ट कब आ गए, 4 जून को, अर्थात पुराने वाली लोकसभा अभी तक भंग नहीं हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब तक नहीं कहेगा तब तक राष्ट्रपति उसे भंग नहीं करता। और आपको पता हो तो प्रधानमंत्री हमेशा चुनाव के बाद में इस्तीफे देते हैं, पहले इस्तीफे नहीं देते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, 4 जून को रिजल्ट आ गए हैं, तो नई लोकसभा का सत्र बैठने से पहले पुरानी वाली लोकसभा जो है उसका सत्र बैठेगा। ठीक है, तो अब ये जो पुरानी वाली लोकसभा थी ना, इसका सत्र बैठा, और किसी पुरानी लोकसभा का, नई लोकसभा के चुनाव होने के बाद यदि किसी पुरानी लोकसभा का सत्र बैठता है, सेशन बुलाया जाता है, वह सेशन क्या कहलाता है, लेमडेक सत्र कहलाता है। अब यहां तक क्वेश्चन नहीं आया है, क्वेश्चन तो अब आया है। अब होता क्या है, मान लेते हैं कि 543 जो मेंबर हैं, इनमें से पार्टियां कुछ की तो टिकट काट देती है और कुछ बेचारे हार जाते हैं। इन 543 में से ये मानते हैं कि 400 जने तो चुनाव वही जीत के आए जो पुराने थे। ठीक है, अर्थात ये तो किसका हिस्सा भी है, साथ में नई लोकसभा का हिस्सा है, लेकिन पीछे 143 बच गए।
ये इसके हिस्से में नहीं आएंगे। और जो इसके चुनाव हार गए हैं, अर्थात पुरानी लोकसभा के जो सदस्य थे लेकिन नई लोकसभा के सदस्य मेंबर नहीं बने हैं, जो चुनाव हार गए उन्हें कहते हैं लेमडेक। उन्हें क्या कहते हैं? लेमडेक। और क्वेश्चन था ये कि कोई व्यक्ति पुरानी लोकसभा का मेंबर हो था लेकिन नई लोकसभा का मेंबर नहीं है, तो वह क्या कहलाता है? लेमडेक। क्या कहलाता है? लेमडेक। यदि पुरानी लोकसभा भंग नहीं हुई है और नई लोकसभा का चुनाव हो गया है, तो पहले किसका सत्र बुलाया जाएगा? पुरानी लोकसभा का सत्र बुलाया जाएगा, और वो सत्र क्या कहलाएगा? आपका लेमडेक सत्र कहलाएगा। और जो व्यक्ति चुनाव हार गए हैं, अर्थात नई लोकसभा में नहीं गए हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? आपके लेमडेक। क्या कहलाएंगे रे? लेमडेक। आपकी टर्मिनोलॉजी में कितने शब्द आए? पहला आया सदन का नेता, हाउस ऑफ लीडर। अब आपको ये याद करना है, सदन का नेता होता कौन है? तो प्रधानमंत्री होता है, इतना याद रख लो, ठीक है। और दूसरे जिस दोनों में नहीं हो सकता, लोकसभा राज्यसभा में दोनों में अकेले प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, एक में होगा, दूसरे में ये रिप्रेजेंटेटिव घोषित करेगा। विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। इसके लिए दो, एक पहली कंडीशन कितनी सीटें होना अनिवार्य है? 10%। किसकी? लोकसभा की। किसकी? लोकसभा की। अर्थात कितनी सीटें होनी चाहिए? 54। 54 सीटें होंगी तो वो आपको ये पद मिलेगा, अन्यथा ये पद आपको नहीं मिलेगा। किसके बराबर दर्जा मिलता है इसको? कैबिनेट के बराबर, ठीक है। इसके बाद विप, ठीक है। विप वाला मैंने आपको बता दिया, हर राजनीतिक पार्टी एक अपना विप घोषित करती है, जिसको जितने बाकी मेंबर रह गए उसको विप की बात क्या होनी पड़ती है? माननी पड़ती है। लेकिन ध्यान रखना, कहां तक? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट से बाहर वो क्या करते हैं? किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर विप की बात मानना अनिवार्य है, ठीक है। यदि नहीं मानोगे, दल बदल के दोषी होंगे। यदि आपको पार्टी 15 दिन में माफ करती है तो ठीक है, अन्यथा आप क्या माने जाएंगे? कि आपकी मेंबरशिप क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। विप के बाद में आपकी कौन सी आ गई? त्रिशंकु संसद, हक पार्लियामेंट। हंग पार्लियामेंट में क्या होता है कि यदि किसी एक पार्टी को बहुमत ना मिले, सारी पार्टियां मिलकर सरकार चलाएं, क्या कहलाती है? गठबंधन की सरकार, उसे क्या कहते हैं? आपकी त्रिशंकु संसद। इसके अलावा छाया मंत्रिमंडल, शैडो कैबिनेट, कहाँ की अवधारणा है? ब्रिटेन की। सरकार का जैसे कैबिनेट होता है, उसकी अपोजिशन में क्या करता है? सेम कैबिनेट बनाता है, क्या कहलाता है? आपका शैडो कैबिनेट। कार्य इनका कोई नहीं होता, लेकिन सरकार की आलोचनाएं करना ये एक ऑथेंटिक तरीका है सरकार की आलोचना करने का। अपने वाले ये जो करते हैं निकम्मे काम है इनके, ठीक है। और लास्ट आपका क्या बच गया? लेमडेक 70। पुरानी लोकसभा का जो सेशन बुलाया जाता है नई लोकसभा चुनाव के बाद, ठीक है, क्या कहलाता है? लेमडेक 70 कहलाता है। जो चुनाव हार गए हैं वो क्या कहलाएंगे? आपका लेमडेक कहलाएंगे। बस आपको इतना याद रखना है। और ये लेमडेक वाला क्वेश्चन आपके 2021 की सीपीओ का और सीजीएल दोनों का क्वेश्चन था। दोनों का क्वेश्चन था ये। और तूने जो कल पेपर भेजा था ना, तुम लोग अब या इसलिए तो मैं पेपर मंगा रहा था, क्योंकि तुम लोग ये कह रहे थे ना स्टैटिक से लिखा हुआ नहीं आ रहा है। उसमें एक भी स्टैटिक क्वेश्चन है ना मेरे पीडीएफ से बाहर नहीं है। लिखो। अब दिक्कत ये हो रही है कि उन वो मैंने लिख ज्यादा दिया, पढ़े कौन? ये लास्ट वाली लाइन है ना, विपक्ष वाली, अपोजिशन ऑफ लीडर वाली, इसको स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, और वहां आपको परसेंटेज पूछेगा रे।
शुक्रवार हो गया क्या आज? कल शनिवार। संडे को एक्स्ट्रा रहेगी। अभी बता देता हूँ। संडे को जो नहीं आया ना, उससे वो या क्या भूल जाएगा, अभी बता देता हूँ। मनी बिल की सारी प्रोसेस भूल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पूरा पढ़ा दूंगा, हाई कोर्ट पूरा पढ़ा दूंगा, और कोशिश रही तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी पूरे हो जाएंगे, क्योंकि वो इतने इतने हैं, छोटे छोटे हैं वो। लेकिन वो हैं छोटे, लेकिन हैं बहुत मोटे। वहां से दो क्वेश्चन थे जो किसी ने कल दो पेपर भेजा था वहां से, आर्टिकल नंबर 141 और आर्टिकल नंबर 175। आर्टिकल नंबर 84 क्या है? माने की बेरो के परिसीमन आयोग। फिर 82 क्या है? फिर विशेष अभिभाषण कहाँ है? पक्का? और 83 में? मैंने पूछा करो ना, मैं को नहीं पढ़ा। आई बात है ना। कई तो है सोचता होगा बैठे बैठे, ओ मास्टर क्या ले पूछा है, पढ़ान ना आवे चलो जा चुपचाप आपके घर आ। बिना फालतू माथा फोड़ी करते रहे मारो। घर का तो पढ़ने भेज दिया रहे हो, वो कौन जीण दे। कौन से में? कल वाले पेपर में? अच्छा अच्छा अच्छा, वो आएगा। एक किस किस पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिलता है, वो आएगा आएगा, वो टेंशन नहीं, मैं समझा दूंगा वो। उसमें दो तीन क्या है क्लोज है, या तो एक क्लोज पूरा कर लो, या वो नहीं होता तो सेकंड पूरा कर दो, सेकंड नहीं होता थर्ड पूरा कर दो। उसमें ऐसे क्लोज है वो, ये नहीं है कि वो सारे एक साथ पूरे करने हैं। मैं सोच रहा था मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा कि किसी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा किस तरीके से मिलता है, नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन क्वेश्चन था सीपीओ में सेम डिट्टो का डिट्टो, सारे क्लोज डाल दिए एक साथ। पढ़ाएंगे। पेपर इतना, अब मैं बताऊं, एक नेप्थनील की संरचना पूछ रखी है, तूने वो गलत किया, कैसे किया रे? वो संरचना मैंने बनवाई थी। मैंने आपको टोलुइन की, नेफ्थलीन की, इनकी सबकी संरचनाएं बनवाई हैं, और मैंने कहा था ये ऐसे कैसे बना के ऐसे दे देगा, और पूछेगा नाम क्या है। अरे नेप्थलीन की संरचनाएं नहीं बनवाई ऐसे, मैंने आपको ऐसे संरचनाएं नहीं बनवाई थी। बनवाई थी ना। तो मैंने यही तो कहा था ये ऐसी की ऐसी देगा, देगा जरूरत तो नहीं, देगा ही नहीं। देख लेना नोट्सों में बनवाई हुई है मेरी। और क्या नाम है, दूसरी एक क्वेश्चन और था, वो क्वेश्चन उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी, इसलिए आप लोगों का गलत हो गया, नहीं तो गलत तो नहीं होता। एक चूने के पत्थर वाला क्वेश्चन था कि चूने के पत्थर के ऊपर चूने की परत आना। मैंने वो सेलेकाइट आपको लिखवाया है, लेकिन मैंने दूसरी लैंग्वेज में लिखवाया है, और उसने थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी है। नोट लगा के लिखवाया हुआ है। और तुम ये कह रहे हो ना 2023 का करंट आ रहा है, वो आ रहा है, फलाना आ रहा है, ढिमकाना आ रहा है, वो करंट है ही नहीं। तुम्हें कौन कहे वो करंट है? वो स्टेटिक है आज के दिन। एक बात बताओ, जो घटना इतिहास में घटी पहली बार है,
वो स्टैटिक हो गई, वो करंट रही नहीं है, वो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें। तो वो तो तुम्हारी गलती है। ये तुम लोगों ने 2022-23 तक का स्टैटिक पढ़ लिया होता ना, तो मैं कह रहा हूं ऐसा पेपर था कि सिर्फ 2 क्वेश्चन छोड़ दो आप, जो आपको यानी किसी ने नहीं पढ़ाया अब तक। हिस्ट्री पढ़ा दी सर ने? नहीं पढ़ाई ना किसी ने। वो हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन थे, वो कैसे उन्होंने पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए वो मैं नहीं कह सकता। उन 2 क्वेश्चनों को छोड़ दो, इसके अलावा 48 क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपने थोड़ा बहुत भी मेरे पढ़ाए हुए के बारे में सब्जेक्ट को छोड़कर स्टैटिक कवर किया होता ना बाहर का, तो आपके 48 में से 45 क्वेश्चन सही थे। और मैं आपको यहाँ भी पीडीएफ खोल के बता सकता हूँ, बोलो हैं। हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन मेरे याद नहीं है कौन से थे। कोई एक तो सांझा हुमायूं का ऐसा क्वेश्चन था, और एक और था, मेरे को पता नहीं है कौन सा था। कल मैंने देखा था। अब इस पेन ड्राइव में डालने पड़ेंगे, कल मैं आपको कल खोल के दिखाऊंगा आपको। हाँ, लिखा रहे यहाँ तक? लैंग्वेज उसकी थोड़ी सी टिपिकली थी हिस्ट्री वाले की। मैं जब आरएस और आईएएस का पेपर देता हूँ ना, मैं बताऊँ क्या करता हूँ, जो मेरे को सांझा हुमायूं, मुगल काल, फलान काल, ढिमकान काल ये दिखते हैं ना, मैं उस क्वेश्चन को ऐसे बस एक शब्द पढ़ता हूँ फिर रिप्लेस करता ही नहीं ना। क्यों करना, मैं उसके बिना पेपर फाइट कर लेता हूँ। हम्म। सीएचएस की वो थोड़ी आ गई, आंसर की नहीं आई ना। आज लास्ट पेपर है शायद। पेपर तो हो गए कल लास्ट, 2-3 दिन में आ जाएगी। तो सीपीयू की 2-3 दिन बाद में तो आ गई थी। तूने पेपर दिया था? नहीं दिया? कौन सा देगा? क्या बोल रहे हैं? जीडी का अगले साल वाला है? 80 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तब पार पड़ेगी। अभी बोल रहा हूँ, रियल बात बोल रहा हूँ, इसको पूछ ले। ये तेरे आगे बैठा है, इसको पूछ ले। एक बात पहले बोलता हूँ, एसएससी के एग्जाम में 2 भर्तियां फाइट करना धरती का सबसे दोहरा काम है, जीडी और एमटीएस। सीजीएल और सीपीओ सबसे इजी काम है, जिसमें सीपीओ सबसे इजी काम है। ये बात आपको मैं ऑथेंटिक बोल रहा हूँ। जितनी भारी एग्जाम होगी ना, उसको आप जल्दी क्लियर कर सकते हो, और जितनी छोटी होगी ना, राजस्थान राजस्थान के एग्जाम में पटवारी और पुलिस क्लियर करके दिखा दो मेरे को आप, किसी की हिम्मत आ जाओ। पटवारी और पुलिस कट ऑफ जाती है ऐसे आसमान छू के। पिछले साल सीपीओ की भर्ती अधिक थी। कितनी थी पिछले साल सीपीओ की? 1800 ना? नहीं, पिछली साल ज्यादा थी। 22 में कितनी थी? और पिछले साल 1800 ही थे ओनली। तो अगले साल कम आएंगे? मर गए ये कई जो अगले साल के लिए बैठे हैं। और तेरे कितने नंबर बने थे? 111? 119? और तेरे 111? हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा। किसने बताई है? हाँ, तो बताई हुई कोचिंग वालों की कभी हुई है क्या? आज तक तो हुई नहीं। 125 बताई है?
देखते हैं। तो जो एक महीने तूने बंक मारा था ना, है ना, वो तेरे को ले बैठा। आप ये सोचते हो कि घर बैठ के हम ज्यादा पढ़ाई कर लेंगे, नहीं होती। हाँ रे, लिख दिया। और तेरा तो जीके जीएस कमजोर होना ही नहीं चाहिए, तेरी सिस्टर तैयारी कर रही है, उससे ही पढ़ लिया अगर। हाँ, लिखा। किसका? जीडी वाला? एक ही तो आया था पेपर मेरे पास तो। दूसरा कैसे कब आ गया यार? वो तो कोई लिंक है, पेपर नहीं है वो तो। जैसे वो एक टर्मिनोलॉजी यूज किया करते हैं ना कि मीडिया चौथा स्तंभ है, ऐसा कोई बातें नहीं है, उनको राजी करने के लिए बात बोली जाती है। वैसे ही किचन कैबिनेट होती है, इनफॉर्मल टर्म है, इसका कभी प्रयोग होता नहीं है। पहले हुआ करता था, आजकल इतना नहीं होता इनफॉर्मल टर्म का प्रयोग। लेकिन क्या पता कोई एग्जाम में पूछ ले कि भाई किचन कैबिनेट होती क्या है। अब तुम लोग वहाँ कहो कि कैबिनेट जिसमें खाना बनाती है वो किचन कैबिनेट होती है, उससे बढ़िया है तो मैं ये पढ़ा दूँ। और मेरे जैसा मास्टर हो तो मैं पहला ऑप्शन यही दूं कि कैबिनेट जिसमें खाना बनाती है वो किचन कैबिनेट होती है। हाँ, क्यों गो? कलम। दिस इज कलम। साइज में कलम। वो जो कुपल बोलते हैं ना अपन, कुपल, पेड़ उगते हैं, उनके ऊपर वो छोटी छोटी पत्तियां आती हैं, ठीक है, वो पत्तियां जब खुलती हैं उसे कलम कहते हैं। और एक कलम होती है कि किसी पेड़ को आप काट दो और काट की जगह दूसरी जगह लगा दो, जैसे जड़ लगाना, ठीक है, वो आपकी वो भी कलम कहलाती है। और एक कलम ये होती है, एक कलम हमारे देखो हम लड़के रखते हैं ये होती है। कितने कलम बतानी है बताओ? तो नंदू तेरी सगाई सगोई होगी बताई?
तेरी सगाई हो गई बताई? यार बता रहा था कोई आदमी, मोहन बता रहा था। हाँ मोहन बोल रहा था सगाई हो गई, मिठाई खिलाएगा। लिखा रे। अरे एक मिनट देखो, ये लाइन नहीं यहाँ, ये वे सदस्य, ये यहाँ आएगा। वे सदस्य जो नई लोकसभा में चुनाव हार चुके हैं। ये इंटर गलत जगह दब गया है। हम्म। क्या? यार 2 नंबर ऊपर हैं, दिक्कत ये है ना। कितनी कटऑफ बढ़ती है ये पता है? पुरानी वाली भर्तियों में देखिए कभी। एसएससी जीडी में फाइनल कटऑफ कितनी बढ़ के आती है? नॉलेज है किसी को? कम से कम 10 नंबर तो बढ़ के आएगी आएगी। 3 4। उतनी की उतनी रह गई। तो 8 गुना है, तो 8 गुना में यार बढ़े तो की है। अच्छा फिजिकल में बहुत आउट होते हैं, फिर कर ले अपना क्या जाता है। अपने ये तो अपने घर का काम है।
भाई 2 नंबर ज्यादा, क्या पता आधी बढ़े, क्या पता एक ही बढ़े। हाँ ये हो सकता है, जिनके नंबर ज्यादा आया करते हैं ना, उनका शरीर इतना साथ देने वाला नहीं होता है। वो क्या है कि वो जैसे खाने वाले कैसे होते हैं, जैसे 2 रोटी देते हैं तो उनके पेट में ऐसा हो जाता है कि अब तक क्या खा लिया हमने। तो ऐसे आदमी यदि ऊपर बैठे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप फिर कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बाकी कल देख के तेरे को बताता हूँ कैसे क्या प्रोसेस है। हाँ रे, अरे हो जा। आर्टिकल नंबर 97, 98, 99, 100 एंड 101। ठीक है, देखो छोटी छोटी बातें हैं एक को छोड़ के। 101 बहुत बड़ा है, बाकी सब छोटे छोटे हैं। पहले में है अध्यक्ष। कौन सा अध्यक्ष? लोकसभा। उपाध्यक्ष, ये भी कहाँ का? लोकसभा। सभापति कहाँ का? राज्यसभा का। और उपसभापति के वेतन व भत्ते। ये आर्टिकल कौन सा आपका? 97। कि लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति व उपसभापति को क्या वेतन दिए जाएंगे, क्या भत्ते दिए जाएंगे, वो कौन डिसाइड करता है? आर्टिकल नंबर 97। इतना ही आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल है कि लोकसभा व राज्यसभा के सचिवालय अलग अलग होंगे। जो इनको कंट्रोल करने वाला जो भवन होता है ना, वो सदैव क्या होते हैं? एक दूसरे के अलग अलग होते हैं। राज्यसभा अलग बैठती है, लोकसभा अलग बैठती है, दोनों का प्रोसेस क्या चलती है? अलग अलग चलती है। ये बात कौन बोलता है आपका? 98। 99 बोलता है आपका कि जो सदस्य बन के आए हैं, जो मेंबर बन के आए हैं, चाहे लोकसभा का हो और चाहे राज्यसभा का हो, उन्हें शपथ लेना अनिवार्य है। इन्हें ओथ मैंडेटरी है, लेनी पड़ेगी। इसके अलावा किसके द्वारा लेनी पड़ेगी लोकसभा में? तो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट। और राष्ट्रपति का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है यहाँ? प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर के माध्यम से, और इनकी शपथ लिखी हुई कहां पे है? शेड्यूल 3, अनुसूचित 3 की शपथ के अनुसार। ठीक है, 4 बातें हैं। सदस्य शपथ लेना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, चाहे राज्यसभा में आए चाहे लोकसभा में आए। लोकसभा में आएगा तो शपथ कौन दिलाएगा? जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट है। कौन होता है? प्रोटेम स्पीकर, ये दिलाएगा। और किसके अनुसार? शेड्यूल 3 की जो शपथ है उनके अनुसार। यदि शपथ में कुछ भी ऊंच नीच की तो शपथ दोबारा लेनी पड़ेगी। इसके अलावा शेड्यूल 8 में जितनी राजभाषाएं हैं अपनी, उनमें आप किसी में भी शपथ ले सकते हो, उन राजभाषाओं के हिसाब से जितनी आपको अच्छी लगती हो। कितनी है? 22। लास्ट वाली 4 कौन कौन सी हैं? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। संविधान संशोधन 91। ठीक है, अब देखो रे, आर्टिकल नंबर 100, गणपूर्ति, कोरम, कोरम पूरा करना। गणपूर्ति कोरम होता क्या है? देखो, किसी भी सत्र या किसी भी बैठक को बुलाने से पहले एक चीज निर्धारित की जाती है संविधान के द्वारा कि यदि इतने सदस्य नहीं आए हैं तो वो काम नहीं होगा। ठीक है, अब देखो गणपूर्ति में, संविधान में तो ये बात लिखा हुआ है कि यदि आप कोई सत्र बुला रहे हो तो सत्र में मिनिमम कितने सदस्य आने पर जरूरी है? 10%। या आपको एक तरीका और लिखा हुआ मिलता है इसको, 1/10वां भाग। दोनों बात एक ही है। ठीक है, 10% या 1/10वां भाग। लेकिन इसमें थोड़े से बदलाव कर दिए गए हैं। बदलाव क्या है वो सुन लो। कि लोकसभा
वह राज्यसभा के नियमों के अनुसार, जो इनके रूल रेगुलेशन है ना, जो नियम बनाते हैं, आपको याद हो तो मैंने एक दिन अभी पढ़ाए थे आपको, कब, जब आपको मैं लोकसभा अध्यक्ष व सभापति पढ़ा रहा था, तब मैंने क्या कहा था कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के नियम बनाएगा, रेगुलेशन बनाता है, और राज्यसभा के कौन बनाता है, सभापति बनाता है। सेम बात यहाँ होगी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो नियम बने हुए हैं, उन नियमों के अनुसार किसी भी सत्र के लिए 1/3 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है, तभी वो सत्र शुरू होगा, नहीं तो वो सत्र शुरू नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन अब तक जो भी आए हैं गणपूर्ति फिल्म के, तो आपको 10% ही आंसर करके आना है, जब तक अगला ये ना कहे कि लोकसभा के रूल रेगुलेशन के अनुसार गणपूर्ति पूरी करने के लिए कितना चाहिए। तो यदि जब तक लोकसभा के नियमों या राज्यसभा के नियमों की बात ना करे, तब तक आपका आंसर कितना रहेगा, 10%। जो इन रूल रेगुलेशन की बात की, तब आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1/3। तो ये आपके 4 आर्टिकल। 97 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति एंड उप सभापति, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, इनके जो पेमेंट दिए जाते हैं वो किसके हिसाब से दिए जाएंगे, 97 के हिसाब से। ठीक है, 98 के हिसाब से कि राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के सचिवालय क्या होंगे, अलग अलग होंगे, सेपरेट होंगे। 97 शपथ लेना मैंडेटरी है, लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, दिलाएगा कौन, राष्ट्रपति का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो दिलाएगा। प्रोटेम स्पीकर कौन सी शेड्यूल के अनुसार, 3 शेड्यूल के अनुसार जो लिखी हुई है उसके अनुसार। ठीक है, गणपूर्ति कितनी, 10% है, संविधान के अनुसार कितनी है भाई, 10%। यदि आपको अगला कहे ना सीधी कि किसी सत्र के लिए गणपूर्ति कितनी अनिवार्य है, 10% ऑप्शन में यह आपको मिलेगा 1/10वां भाग, ये 2 लिखे हुए मिलेंगे, करके आनी है। संविधान के अनुसार गणपूर्ति कितनी है, यही आंसर रहेगा। लेकिन नियमों के अनुसार पूछेगा तब आपके आंसर चेंज हो जाएगा, कितना जाएगा, 1/3। आर्टिकल नंबर 101, पदों की रिक्ति। वैकेंसी ऑफ पोस्ट। ठीक है, अब देखो वैकेंट ऑफ पोस्ट कब कब होती हैं, वो आपको यहां बात है। देखो 101, 102 ये सिमिलर है रे, यहां मैं पोस्ट खाली करवा रहा हूं। ठीक है, कारण है, जो यदि ऐसे कोई कार्य करेगा, मैं जो अभी यहाँ कार्य लिखूंगा ना, तो पोस्ट ऑटोमेटिक वैकेंट हो जाएगी। ठीक है, और 102 में जो बातें बताऊंगा आपको, वो आएंगे अयोग्यताएं, मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन, कि यदि ऐसा कार्य कर दोगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। यहां जो बातें हैं ये डिस्क्वालीफाई की नहीं है, ये कुछ बातें हैं जो यदि ऐसी घटना घटी तो जाओगे, और नीचे वाली क्या होंगी आपकी, डिस्क्वालीफाई होंगी। अब देखो पहली कौन सी है, पहली है कि ये व्यक्ति है, मैं इसी व्यक्ति को लेकर चल रहा हूं, हमेशा यही रहेगा। ठीक है, ये व्यक्ति है, ये पहले मेंबर किसका है रे, राज्यसभा का है। किसका मेंबर है, राज्यसभा का। किसी पार्टी इसको टिकट देती है, ये चुनाव लड़ता है लोकसभा का। किसका चुनाव लड़ता है रे, लोकसभा का। अब ये चुनाव जीत के आ गया लोकसभा का, ये बातें तभी लागू होंगी जब चुनाव जीत जाएगा, चुनाव हारने पे ये बातें लागू नहीं होती हैं, ये बात ध्यान रख लेना। तो लोकसभा का चुनाव जीत गया। ठीक है, अब होगा क्या, ये 2 जगह का मेंबर बन गया है, ये राज्यसभा में मेंबर है और ये कहाँ मेंबर है, दूसरा लोकसभा में। रह कितनी जगह सकता है, एक जगह। ठीक है, अब इसके बाद 10 दिन का टाइम है या तो 10 दिन में एक पोस्ट खुद खाली कर दे, चाहे राज्यसभा खाली करे चाहे लोकसभा खाली करे, खाली कर दे। यदि इसने खाली नहीं की तो इसकी राज्यसभा की मेंबरशिप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। बात सुनते जाना मैं क्या क्या बोल रहा हूं। यदि इसने कोई भी सीट खाली नहीं की, ठीक है, तो राज्यसभा की मेंबरशिप इसकी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। मेंबरशिप हमेशा उसी की खत्म होगी जो बड़ा सदन होगा, और यहाँ बड़ा सदन कौन सा है, राज्यसभा है। ठीक है, जैसे अभी एक बात और बताऊंगा कि कोई मेंबर ऐसे है जो एमएलए भी है, एमपी का चुनाव लड़ा, जीत गया, तो अब कौन जाएगा, अब एमपी उठ जाएगा। यदि वो 10 दिन में खाली नहीं करता तो कौन, 14 दिन में, यहाँ 10 दिन, वहां 14 दिन का प्रोविजन है। ठीक है, अब दूसरा प्रोविजन, यही व्यक्ति क्या करता है, लोकसभा की 2 सीटों से चुनाव लड़ता है। ये लोकसभा फर्स्ट और ये लोकसभा सेकंड, 2 जगह से चुनाव लड़ता है। ठीक है, और दोनों जगह चुनाव जीत गया है। प्रोविजन तभी लागू होंगे जब अपनी सीट जीत जाएगा, दोनों जगह से चुनाव जीत गया। अब इसके पास 10 दिन का टाइम है, 10 दिन में एक सीट खाली करे। ठीक है, अन्यथा दोनों सीट खाली हो जाएंगी। यहां दोनों ही जाती हैं, राज्यसभा
का मेंबर है, लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीत गया, ठीक है, 10 दिन का टाइम है, सीट खाली कर दे, कोई भी एक जो करनी है, नहीं करेगा तो राज्यसभा की जाएगी, लोकसभा बनी रहेगी। लोकसभा की ही दोनों सीटों पे चुनाव लड़ा, दोनों से जीत गया, 10 दिन में एक सीट खाली कर दे। एग्जाम्पल राहुल गांधी, ठीक है, एक तो वायनाड और दूसरी कहां से लड़ी थी उन्होंने, रायबरेली, ठीक है, उन्होंने वायनाड की सीट खाली कर दी। यदि वो खाली नहीं करते तो दोनों सीटें ऑटोमेटिक खाली हो जाती। यहाँ कितने दिन का प्रोविजन है, 10 दिन का, ठीक है। अब एक लाइन में कॉमन लाइन लिख रहा हूं रे, कई बार क्या डायरेक्ट यही आती है कि कोई मेंबर है, ये मेंबर है, ये किसी भी दो सदनों से चुनाव लड़ता है एक साथ, ठीक है, तो इसको एक सदन की सीट खाली करनी पड़ेगी, अन्यथा दोनों सदनों की मेंबरशिप क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। अब देखो और कब कब होती है समाप्त, यदि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, साथ में मैं राज्यपाल भी जोड़ देता हूं लो, तीनों संवैधानिक पोस्ट है, इन तीनों में यदि कोई व्यक्ति, जैसे यहाँ तो नॉमिनेट होगा, यहाँ तो नॉमिनेट नॉमिनेट किया जाएगा, ठीक है, नियुक्त होता है, ये तो इसका और कोई प्रोविजन नहीं है, इसका कोई इलेक्शन है नहीं होता, लेकिन इन दोनों के इलेक्शन होते हैं। इसमें क्या होता है, जो नियुक्ति होगी राज्यपाल में, जब नियुक्ति होती है तुरंत खारिज करनी पड़ेगी, ठीक है, यह ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का तो फिल किया ना फॉर्म, मेंबरशिप ऑटोमेटिक खत्म। चुनाव हारने ना हारने का कोई लेना देना नहीं है, फॉर्म फिल, सीट खाली, ये चीज आप ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके अलावा कोई व्यक्ति 60 दिन बिना सूचना के, सूचना दे दे या बिना सूचना के कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, 60 दिन रेगुलर एब्सेंट है तो मेंबरशिप गई, ठीक है। दूसरी बात, किसी कोर्ट ने उसका चुनाव शून्य घोषित कर दिया, किसी कोर्ट ने उसका चुनाव क्या कर दिया है, शून्य घोषित कर दिया है, तो भी सीट गई, ठीक है। इसके अलावा एक और रह गया आपका, हाँ, एमएलए एंड एमपी। भाई पहले एमएलए था, एमपी का चुनाव लड़ा, ठीक है, जैसे अभी 5 एग्जाम्पल तो राजस्थान में ही है, ठीक है, चुनाव जीत गए एमपी के, या तो एमएलए की सीट खाली कर दो, नहीं करोगे तो एमपी ऑटोमेटिक खत्म। और यहाँ हर जगह कितने दिन का प्रोविजन है, 10 दिन का, यहाँ इनको प्रोविजन कितने दिन का दिया जाता है, अरे 14 दिन का। बस ये आपको ये याद रखना है, दिन आपके 4 ही जगह आ रहे हैं, एक तो 60 दिन अब्सेंट, ठीक है, अब्सेंट में ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि एक मेंबर कितने दिन रेगुलर अब्सेंट रहने की वजह से उसकी सीट रिक्त मानी जाती है, कितने दिन से, 60 दिन से। बड़े वाले तो सदन है, पार्लियामेंट वाले हैं जितने भी, पार्लियामेंट वालों में यदि कोई भी लफड़ा हो गया है सीट का, तो कितने दिन का टाइम मिलेगा, 10 दिन का। लेकिन यदि असेंबली एंड पार्लियामेंट दोनों एक साथ आ गई हैं, अर्थात एमएलए एंड एमपी दोनों सीटें एक साथ अगले के पास, तब उसको कितने दिन का टाइम मिलेगा, अरे 14 दिन का, ठीक है। और उसमें यदि यदि ये सीट खाली नहीं करता तो कौन उड़ जाएगा यहाँ से, एमपी उड़ जाएगा, और बचेगा क्या इसके पास, एमएलए। यहाँ कौन उड़ जाएगा, राज्यसभा, यहाँ दोनों ही चली जाएंगे, यहाँ दोनों ही इनकी सीटें क्या हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी। ये है 101 की रिक्तियां, ये कब कब रिक्तियां होती हैं, लिखो। ये बात तो आपको पता होगी कि जो चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन एंड स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर का जो वेतन है, ये संचित निधि के ऊपर भारित है। ये आपको बात मैंने आपको शेड्यूल 2 में पढ़ा रखी है। इंग्लिश वाला तुम्हारा भला हो, मैं इतनी इंग्लिश बोलने लग गया, नहीं मैं बोला नहीं करता था, एकदम फुल हिंदी चला करती थी। क्या हो गया तेरे आज, कुछ गलत अलग चीज पढ़ा रहा हूँ क्या, पता है बाबा जी की तरह बैठी है। एसटी के कौन कौन हो तुम लोग, ये ऊपर हाथ करो एक बार। तुम लोग है ना अपनी कैटेगरी का फायदा उठाया करो, अभी बोल रहा हूँ, आने वाले टाइम में तरस जाओगे कैटेगरी को देखने के लिए, पहले बोल रहा हूँ ये बातें।
और जो मैं बात बोलता हूं ना, लेट सवेर होगी जरूर। पेपर में तो तुम एग्जाम्पल देख चुके हो ना। और मैं आपको ये बात अभी कह रहा हूं, तुम लोग कैटेगरी आरक्षण को तरस जाओगे 2030 के बाद कि भगवान हमारे बच्चों को कैटेगरी आरक्षण मिल जाए। ये बात आपको मैं अभी कह रहा हूँ, ऑथेंटिक बात कह रहा हूँ। इकोनॉमिकल आरक्षण होंगे जिसमें एक ही प्रोविजन होगा, जिसके घर में एक गवर्नमेंट नौकरी, आरक्षण बंद। ये हमारे ओबीसी वाले बद्दुआ देते हैं, हम देते हैं बद्दुआ, क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट में जनरल कैटेगरी में जाते हैं। वो तो रहेगा ही रहेगा, वो तो, वो ओरिजेंटल आरक्षण है, उनको हाथ ही नहीं लगा सकता कोई। जैसे विधवा को नहीं लगा सकता, तलाक को कोई हाथ नहीं लगा सकता, आर्मी वाले को नहीं लगा सकता। ये ओरिजेंटल आरक्षण है, ये बने रहेंगे सदैव की सदैव। और वर्टिकल जाएगा जाएगा तो। खा रहे कौन से हैं वर्टिकल? तो खा रहे हैं, ओबीसी का पूरा खा गए, क्या बचा है ओबीसी के पास? सेंट्रल गवर्नमेंट में तो हम, सेंट्रल गवर्नमेंट में जब भी मैं फॉर्म लगाता हूँ ना, तो जो ही ओबीसी चूज कर लेता हूँ वो बोलता है लाओ आय प्रमाण पत्र। अब कहाँ से लाएं? घर में दो गवर्नमेंट नौकरी आती, ऑटोमेटिक खारिज होता है वो 8.5 लाख का प्रोविजन। और सबसे बड़ी बात, क्या नाम है ये, इनको सरकारों को कभी कैटेगरी समझ में नहीं आती ना, बोले यार इसको किस में डालें, बोलो कहीं समझ में नहीं आ रहा, बोले ओबीसी को दे दो। बैठे ना ओबीसी वाले ले लेंगे, बोले ये ज्यादा लफड़ा नहीं करते। अरे तो है एक बात बताओ, सारी कैटेगरियां ही उसमें आ गई तो लगाएंगे फॉर्म तो। अरे तुम्हारे एसटी वालों, तुम्हारे दो होते हैं ना, एक तो मीना होता है, एक मीणा होता है। हैं? दो है ना ये। आरक्षण किसको है ना? सेकंड वाले को है ना। अब एक चार्ज बताऊं आपको, जैसे जैसे लोअर कास्ट और अपर कास्ट नहीं होती, आरक्षण मिला था इनको, ये ना वाले है ना, ये सारे आने लगाने लग गए, सारे के सारे। ये एक्चुअल बात है, जिस दिन यदि मुद्दा उठाना तो ये मीना वाले जाएंगे जरूर, चाहे कैसे ही जाए। और एक्चुअल बात और बताऊं आपको, 97% मीना है, 3% ही मीना है। एक्चुअल राजस्थान का रेशियो है ये, चाहे अपने आप घर पे पूछ लेना। एक बार सरकार, यहाँ राजस्थान सरकार ने मुद्दा भी उठा था ये खतरनाक वाला, लेकिन फिर दब गया था ये थोड़ा सा। हाँ, SC ST में जाने के लिए बताऊँ क्या करना होगा? जैसे तेरे को जाना है ना, तो SC ST का लौंडा पकड़ ब्याह कर ले। तेरे को जाना है तो एक ही तरीका है, SC ST वाले से शादी कर ले। नंदू, ठीक है, ये एक तरीका है। और सरकार साथ में 5 लाख, आजकल तो 10 लाख देने लग गई, पहले 5 लाख देती थी। याद, यदि आप अपनी लोअर कास्ट में शादी करते हैं तो सरकार आपको शादी के साथ 10 लाख रुपए देती है। हाँ लिखो भाई, 3 स्लाइड है, जल्दी करना लिखने की स्पीड, जो ये दोबारा नहीं समझाएंगे, रिक्तियों के स्थान दोबारा नहीं समझाऊंगा। पता है ये आपको कि सरकार ऐसी योजना चलाती है? नहीं पता? राजस्थान गहलोत सरकार ने पिछले साल ही बढ़ाए हैं। योजना का नाम तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन गहलोत सरकार ने पिछले साल ही बढ़ाए हैं, 10 लाख रुपए कर दिए अब, पहले 5 लाख थे। ये किसी गो चली जा, कोई लेने वाला हो तो।
साल 2 साल रुको, आपको आरक्षण का मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि अब पढ़ने लग गए लोग, थोड़े एजुकेटेड हो गए हैं ज्यादा। और सेंट्रल गवर्नमेंट में तो एक प्रोविजन और है, जैसे आपका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हो गया, SC ST वालों का या OBC वालों का, तीनों कैटेगरी के लिए प्रोविजन। तो आप यदि जनरल कैटेगरी में पोस्ट ज्वाइन करते हो तो आपके बच्चों को फिर SC ST का आरक्षण नहीं मिलेगा। जिस दिन सही तरीके से रूल रेगुलेशन पढ़ लिया ना, उस दिन ये हो गया कि यार बिना नौकरी के ठीक है। नौकरी के बाद में आदमी वैसे थोड़ा बन जाता है, ये ध्यान रखना। आप वो हर क्रियाविधि नहीं कर सकते जो आज के दिन कर सकते हो। हाँ रे, पहली देखो रिक्त कब होगा कि यदि कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा दोनों से निर्वाचित होता है, 10 दिन के भीतर यदि एक स्थान रिक्त करना होगा, अन्यथा राज्यसभा की मेंबरशिप क्या हो जाएगी, उसकी खत्म हो जाएगी। कल आपको बहुमत बढ़ा देंगे, मेजोरिटी, इफेक्टिव, नॉर्मल, विशेष, सारे पढ़ा देंगे कल। विशेष में 3 टाइप पढ़ाएंगे, एक भी नहीं। लेकिन 3 तब काम आएंगे जब आपको एक आ जाएगा इफेक्टिव। लिख दिया रे। जो ये ऊपर वाली लाइन है ना रे, ये एक कॉमन लाइन है, सभी पे लागू होती है। होता क्या है, यदि कोई व्यक्ति पहले सदन का सदस्य है, पहले किसी भी हाउस का वो मेंबर्स है, ठीक है, तो वो दूसरे हाउस से यदि इलेक्ट होके आ गया है तो पहले वाले हाउस की मेंबरशिप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। ठीक है, सेम बात इसमें है। अब मैं इनको बार बार अलग अलग करके पढ़ा रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा की 2 सीटों से एक साथ इलेक्ट होता है, ठीक है, तो 10 दिन के भीतर यदि एक सीट खाली नहीं करेगा तो दोनों स्थान क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। एग्जाम्पल राहुल गांधी अभी। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति संसद यानी लोकसभा, ध्यान रखना संसद में राज्यसभा लागू नहीं होती है, यहाँ लागू क्या हो गया, यहाँ लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा व राज्य विधानसभा दोनों के लिए क्या हो गया, अरे निर्वाचित हो गया है। और 14 दिन में भीतर 14 दिन में यदि वो एक सीट खाली नहीं करता है अपनी, तो उसकी संसद की मेंबरशिप क्या हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। याद करने का तरीका बता दूं, जितना बड़ा हाउस है और तो लोअर वाले की तो बनी रहेगी, और बड़े वाले हाउस की ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा में बड़ा कौन है, राज्यसभा है। ठीक है, और विधानसभा और संसद में बड़ा कौन है, संसद है। अरे इधर देख लो, घर से लिख लेना ही। ठीक है, आगे वाली स्लाइड और लास्ट। यदि कोई सांसद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हो तो उसकी संसद की सदस्यता क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। ठीक है, यदि कोई सांसद राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया है तो संसद की मेंबरशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और यदि न्यायालय ने किसी चुनाव को अमान्य या शून्य करार दे दिया है, ठीक है भाई, चुनाव गलत है, ठीक है, आज तक एग्जाम्पल एक इंदिरा गांधी, ठीक है, तो उसकी सदस्य क्या हो जाएगी, संसद की मेंबरशिप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। मेंबरशिप ऑटोमेटिक खत्म होने के जो प्रोविजन थे ना, वो ये हैं। अब आएंगे आगे 102 में डिस्क्वालिफिकेशन, कि भाई ऐसा कार्य कर दोगे तब जाएगी या ऐसा कार्य कर दोगे तब जाएगी। ये संविधान में डायरेक्ट प्रोविजन लिखे हुए हैं। डिस्क्वालिफिकेशन सरकार जब चाहती है तब बदल देती है, कभी बढ़ा देगी कभी घटा देगी। ठीक है, शायद आगे वही है, स्लाइड नहीं होनी चाहिए। हाँ नहीं, एक और है, ये दो तो रहेगी।
यदि कोई सदस्य सदस्य सदन की अनुमति के बिना, भाई सदन को इन्फॉर्म नहीं किया, अनुमति के बिना लगातार कितने दिन अब्सेंट रह गए, अरे 60 दिन अब्सेंट रह गए तो मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। और यदि कोई सांसद अध्यक्ष या सभापति को अपना त्याग पत्र दे दे तब वो तो ऑटोमेटिक खत्म होनी है, लेकिन वो प्रोविजन यहाँ लिखा जाता है। और कल पढ़ेंगे अपन 102 में अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। ठीक है, बाकी बात करेंगे कल। संडे को टाइम आपको कल बता दूंगा, संडे को 100% एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, अभी बोल रहा हूं। और जो संडे को नहीं आया वो ये सोचेगा कि पॉलिटी ये रह कैसे गई।